का नाम है 12/12 और ये हमने 2019 में शूट की थी। फिल्म की कहानी बहुत ही सुंदर, कहीं ना कहीं हमने सुनी भी हुई है, और जो एक प्रोफेशन है डेथ फोटोग्राफर का, वो मेरे लिए एक बहुत नई चीज थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि इस तरह का प्रोफेशन भी होता है। पहले ये प्रोफेशन हुआ करता था कि जब अंतिम संस्कार से पहले एक शव का आखिरी तस्वीर ली जाती, तो अब वो बचा नहीं, क्योंकि घर वालों के पास फोन है, मोबाइल है, तो धीरे धीरे वो व्यवसाय विलुप्त होता गया। स्थिरता थी वो जाती जा रही है हमारी जिंदगी से। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, चीजों को देखने का नजरिया बहुत बदल गया है। तो 12/12 ऐसी फिल्म है जो आपको थोड़ा ठहराव देगी, और आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उस फिल्म को देखने के लिए। मतलब आप ये देखिए कि आप किसी की जिंदगी का हिस्सा देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और आज हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सब कोई जानता है। उन्होंने कई सारी फिल्मों में, वेब सीरीज में उन्होंने काम किया हुआ है, और अब उनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है 12/12, और इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं भूमिका दुबे जी, जिन्होंने शानदार काम किया हुआ है 12/12 में, और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। तो भूमिका जी, इस फिल्म में जो 24 तारीख को आ रही है, तो ये फिल्म कैसी है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो न्यास बहुत बहुत शुक्रिया, सो हैप्पी टू बी हियर। एंड इस फिल्म का नाम है 12/12 जी, और ये हमने 2019 में शूट की थी। अच्छा, और खासियत ये है इस फिल्म की कि ये फिल्म कैमरा के ऊपर शूट की गई है जी। आजकल हम लोग डिजिटल पे करते हैं यूजुअली, बट मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे मौका मिला एक फिल्म कैमरा के लिए शूट करने का। और बनारस के ऊपर सेट है, बनारस का इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। सो हम लोग रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे इसे जी। और फिल्म की कहानी बहुत ही सुंदर, कहीं ना कहीं हमने सुनी भी हुई है, और जो एक प्रोफेशन है डेथ फोटोग्राफर का, वो मेरे लिए एक बहुत नई चीज थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि इस तरह का प्रोफेशन भी होता है। तो ये लास्ट रिमेनिंग डेथ फोटोग्राफर के ऊपर है। अब मैं लास्ट रिमेनिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से पहले, मोबाइल फोन्स आने से पहले ये प्रोफेशन हुआ करता था कि जब अंतिम संस्कार से पहले एक शव का आखिरी तस्वीर ली जाती जी। तो अब वो बचा नहीं, क्योंकि घर वालों के पास फोन है, मोबाइल है, तो धीरे धीरे वो व्यवसाय विलुप्त होता गया जी। उसके ऊपर पूरी कहानी कि किस तरीके से एक कैरेक्टर जो है फिल्म का, जिनका नाम सूरज है, जो ये प्रोफेशन करते थे, कैसे वो एक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उसी दौरान बनारस भी एक परिवर्तन से गुजर रहा है। बहुत पुरानी इमारतें तो टूट रही हैं लगातार, एक नई सिटी के उसमें, और उसके बाकी कैरेक्टर्स भी। तो मैं मीना का किरदार निभा रही हूँ जो सूरज की पत्नी है जी। तो इसमें और कहीं ना कहीं जी 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 बोलिए ना। हाँ जी, और कहीं ना कहीं मीना भी एक परिवर्तन से गुजर रही है। तो ये पूरा जो आपने जो इसमें किरदार निभाया है, तो इस किरदार को निभाने का आपका अनुभव कैसा रहा, और किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया इसके लिए? तो 2019 के अंदर ऑडिशन किया था मैंने इस फिल्म के लिए, और एक सुंदर सी बात ये रही कि ये मीना का जो कैरेक्टर है, वो उसका एक बैकग्राउंड इतना छोटा सा बताया था कि वो इंदौर से है जी। और मैं वाकिफ रखती हूँ इंदौर से थोड़ा बहुत, मेरा पूरा ददेहाल परिवार इंदौर से है, और वो बनारस में जाके उसकी शादी हुई है, बनारस में रहती है। और मेरे लिए ऐसा था मीना का कैरेक्टर कि मीना तो मैंने बहुत सारी अपने जीवन में देखी हैं, एक मीना मेरे घर में है, मेरी माँ जी। जैसे मीना भी घर के अंदर टेलरिंग का छोटा मोटा काम लेती है, घर भी साथ साथ में देखभाल करती है। उसी तरह मेरी मदर भी टीचिंग में थी, अब रिटायर हो गई हैं, और उसके अलावा घर भी देखती थी। तो हम किस एक नजरिए से देखते थे, हम एक होम मेकर को आज भी बहुत ही थैंकलेस सोचते हैं कि बहुत थैंकलेस जॉब है, इतनी तवज्जो नहीं देते। पर कहीं ना कहीं गौरव मदान जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, और सनी लहरी जो को राइटर और डीओपी भी हैं,
उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है इस कैरेक्टर को, उनने एक डेप्थ दी है, उनने एक तरीके से एक अपने इस कैरेक्टर को एम्बिशन दिया है। तो ये पूरा जो कैरेक्टर है, जैसा कि आपने बताया उसके बारे में कि क्या कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को निभाने में क्या क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? चुनौती तो ये थी कि हम रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, रियल लोगों के साथ शूट कर रहे थे, और एक एज एन एक्टर ये था कि हम कहीं भी दिखाना नहीं है कि हम एक्ट कर रहे हैं, हमको उन लोगों के माहौल में ढलना था जी। चूंकि सभी लोग एक बहुत ही, कभी उन लोगों ने कैमरा फेस नहीं किया, उनको सिर्फ एक इतना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई कैमरे के अंदर मत देखना, बाकी आप जो कर सकते हैं कीजिएगा। जी। तो वो कॉन्वर्सेशंस किस तरीके से रियल बनाना, वो एक चुनौती था। हाँ, जो आपने कुछ तस्वीरें शेयर की, वो मैंने तस्वीरें देखी, तो वो तस्वीर देखने से मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक वो मणिकर्णिका घाट है और आप लोगों ने रियल लोकेशन पे वो शूट किया है, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आती हैं, बहुत सारे परेशानियाँ वहाँ पे आप लोगों को उठानी पड़ती होंगी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा एक घाट पे शूट करना, और जहाँ पे हमेशा लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ पे जब भी देखो तो आग जलती रहती है, धुआं उठता रहता है, तो वहाँ पे शूट करने का आपका अनुभव क्या था और क्या कुछ आपने वहाँ से सीखा? एक छोटे से किस्से से शुरुआत करूंगी जी। तो हमारा सीन मणिकर्णिका के घाट के ऊपर था, जहाँ पे बहुत लाइन से चिताएं जल रही हैं। अब वहां पे हर 15 मिनट के अंदर लाशें आती हैं जी जलाने के लिए, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा स्लोगन बन गया था, जैसे रेडियो पीछे बैकग्राउंड में चलता है, वो ऐसा हो गया था, कोई नई बात नहीं रही थी। पहले एक दिन में ही आपको वो बिल्कुल यूज टू करा देता है वो माहौल। और तो उसी घाट के ऊपर 4 चिताएं असली जल रही हैं, और एक चिता है जो हमारे सेट की है, जिसके ऊपर हमारा प्रोटैगनिस्ट लेटा हुआ है जी। तो डर लगा कहीं ना कहीं वहां पे, और डर के बजाय ये भी कि हम इससे डरे कैसे नहीं और ये स्क्रीन पे नहीं आए, ये एक बड़ा स्ट्रगल था हमारे लिए, क्योंकि डर के साथ साथ धीरे धीरे वो डर भी जाता गया बनारस में रहते रहते फिल्म के शूट के दौरान। और कहीं ना कहीं हमको ये भी लग रहा था कि अरे इतने सारे लोग हैं, इनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, जो है वहां पे जो आए हैं करने, उनको तो कुछ नहीं कह सकते। तो पूरा सेट के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई हफ्ते जो सेट का माहौल होता है, आसपास से लोग एक दूसरे को लाइट बुला रहा है, ऐसा हुआ, सब शांति, सबने अपना काम किया, और वो मुश्किल से 1 या 2 टेक के अंदर 2 टेक मिल गए। मैं आपको सुन रहा था कि आप पहले काफी ज्यादा मतलब इन सब चीजों से डरती भी थी, क्योंकि वहां पे लाशें जल रही हैं, और जाहिर सी बात है एक नॉर्मल इंसान मतलब कहीं ना कहीं जो लोग वहां पे रह रहे हैं तो वो तो यूज टू हैं, लेकिन जिन्होंने ऐसा कभी फेस नहीं किया या फिर काफी टाइम के बाद देखते हैं तो उनके मन में एक भय सा होता है, और कोई नहीं चाहता है कि ऐसी चीजों को फेस करे। तो मैं आपको सुन रहा था कि आप पहले तो थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका कैसे आप यूज टू होती गई, और रियल लाइफ ये हमारी परवरिश और सोसाइटी का है। जैसे कोई मौत की खबर आती है सामने, कुछ भी एक ऐसा हमको शब्द दिखता है, हम बच्चों को अंदर कर देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ बचपने के अंदर की माँ बाप ने बहुत बचाया इन सारी चीजों से, पर धीरे धीरे जैसे ही घर में कोई मौत हुई है, मैं उस फ्यूनरल में जाने से डरने लगी जी। और आप मानेंगे नहीं, ना मैंने अपनी दादी, नानी, अपने दादा, किसी का भी फ्यूनरल अटेंड नहीं किया है इस डर के मारे। पर फिर 28 साल बाद बनारस पहुंचती हूँ, देखती हूँ लाइन से लाशें गुजर रही हैं, और कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा चला सा गया, सिर्फ इसलिए कि ये देख के लगा कि यार ये तो एक सत्य है, ये हम सब गुजरेंगे, कहीं ना कहीं हर इंसान इस चीज से गुजरेगा, तो क्यों ना इस चीज को लेके एक्सेप्ट किया जाए। तो वहां से बनारस में ये फिल्म शूट करने के बाद मेरे अंदर ये एक्सेप्टेंस आया है जी मौत को लेकर। तो बनारस जाने के बाद और खास करके मणिकर्णिका घाट जाने के बाद आपको क्या कुछ सीखने को मिला? मतलब क्या वो कुछ ऐसा यादगार लम्हा जिसके बारे में आपको दिमाग में बैठा और कुछ चीजें वहां से नई सीखी, कुछ नया अनुभव आपको मिला? मेरा नजरिया बदल गया मौत की तरफ।
मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यार कितना दुख जुड़ा है इससे, उस दुख से कैसे कोई पार पा सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है कि आपको इससे तवज्जो करना पड़ेगा और आपको इससे एक तरीके का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आप इससे स्केप नहीं कर सकते, आपको इसे भी जीना पड़ेगा। वैसे तो बनारस में बहुत सी फिल्में शूट होती हैं, लेकिन ये जो 12x12 है, इसमें क्या कुछ खास है? मतलब दर्शकों को इसमें क्या कुछ एक अलग देखने को मिलेगा? तो 12x12 वो पहली फिल्म है जो रियल लोकेशन मणिकर्णिका के घाट पे, जहाँ पे जलाई जाती हैं अर्तियां, वहां पे शूट हुई है। आप देखेंगे बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे मसान के अंदर भी एक अलग सेट बनाया गया था, वहां पे कभी रियल लोकेशन पे शूट हुआ नहीं है। तो ये एक खासियत रही है इस फिल्म की। उसके अलावा 16mm पे शूट करना, चूंकि डिजिटल के अंदर आपने शूट किया, आपको पसंद नहीं, आपने डिलीट कर दिया और वापस एक एक्टर परफॉर्म कर सकता है, पर फिल्म के लिए एक कैन चल रही है जो लगातार रिकॉर्ड कर रही है। अगर वो खत्म हो गई, इसलिए कहते हैं ना फिल्म पे बनाना फिल्म इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर वो फिल्म का रील खत्म हो गया तो शॉर्ट्स नहीं बचे, इसलिए एक्टर्स को, हम जितने एक्टर्स काम कर रहे थे, हमको कई मर्तबा उस पर्टिकुलर सीन को रिहर्स करना था, जिससे कि हम एक पे पहुंचे कि अब ये सीन है, अब हम शूट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी जो थिएटर रही है एनएसडी से, और मेरे पिताजी जो खुद थिएटर प्रैक्टिशनर है, वो कहीं ना कहीं काम आई कि एक ही चीज को बार बार दोहरा, उसी चीजों को तब रहने देना। ये आइडिया कैसे आया कि इस टॉपिक पे फिल्म बनाई जानी चाहिए? तो जहां तक मुझे याद है, गौरव जो है ये एक डेथ फोटोग्राफर से, वो किसी और दूसरी फिल्म पे काम कर रहे थे, वो बनारस में थे, और तभी उनकी मुलाकात इस इंसान से हुई जिनका नाम नाटे था जी। वहां से गौरव को आइडिया आया, पर नाटे जो रियल लाइफ में जिनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, वो बहुत ही अलग तरीके के शख्स हैं। वो बिल्कुल भी हमारी फिल्म में जो सूरज है उसकी तरह नहीं है। वो तो बहुत ही क्वर्की, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। तो वहां बैठ के उन्होंने, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर, आई थिंक सो 3 महीने के अंदर वो कहानी के साथ तैयार थे। उन्होंने वापस बम्बई आके ऑडिशन शुरू कर दिए, पूरा सेटअप, प्री प्रोडक्शन चालू हो गया उसी दौरान, और हम लोग 2019 के अंदर, फरवरी के अंदर वहां पे थे शूट करने के लिए। चलिए, ये तो खैर 12x12 की आपने थोड़ी बात बता दी। अब आप थोड़ा अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। जैसा कि मैं जितना जानता हूं, आपने एनएसडी से पढ़ाई की, तो क्या आपको मतलब अभिनय की दुनिया में आना आप शुरू से ही चाहती थी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई या कि ट्रैक अचानक से बदला? थोड़ा सा शुरुआती दौर के बारे में बताइए। वो कहावत है ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाना जी। मेरे साथ कुछ इस तरीके से हुआ। मेरे पिता जो हैं वो अभी भी थिएटर करते हैं, थिएटर प्रैक्टिशनर हैं। भोपाल में एक बहुत छोटा सा हमारा थिएटर ग्रुप है जिसका नाम भूमिका थिएटर है, और वो रंगमंडल रेपेट्री का हिस्सा रहे हैं कुछ 32 सालों से, और अब तो खैर रिजॉल्व हो गई वो रेपेट्री, बट पिताजी अभी भी थिएटर करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई करते वक्त बचपन में मैंने उनके साथ खूब थिएटर किया। भोपाल शहर से काफी वरिष्ठ रंगकर्मी है, उनके साथ काम किया, जैसे विभा मिश्रा, संजय मेहता, और ये सब करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी चलता रहा। और तभी मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए बॉम्बे आ गई। अब ग्रेजुएशन में मैंने सीपीटी की तैयारी भी की थी, मैं सीए बनना चाहती थी शुरुआत में। फिर मुझे लगा मैं वो क्यों काम कर रही हूँ जिसके अंदर मैं 100 में से 40 हूँ, मैं वो क्यों नहीं कर रही जिसमें से मुझे 80 नंबर आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे मास मीडिया करना है। अच्छा। तो मैं सीधा बम्बई का रुख किया, वहां पे मैंने बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया, वहां से ग्रेजुएशन किया। और उस दौरान जब मैं बॉम्बे में थिएटर कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, मैंने साथ साथ थिएटर भी किया। मानव कौल का ग्रुप है अरण्य, उनके साथ जुड़ गई। अच्छा। और उस दौरान मुझे लगा कि मास मीडिया भी मेरे लिए नहीं है, मुझे शायद करना वही है जो मेरे पिता करते हैं। और मैंने एनएसडी के लिए भरा, और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। 2012 की बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप एनएसडी के लिए आ गई? जी, एनएसडी आ गई। फिर 2015 के अंदर पास आउट किया, फिर 1 साल वापस अपने शहर गई भोपाल,
अच्छा। वहां पर मैंने जो हमारा ग्रुप है थिएटर ग्रुप, उन लोगों के साथ काम किया। और फिर 2017 में विस्लिंग वुड जाई एज अ विजिटिंग फैकल्टी, वहां पढ़ाया कुछ महीने। और फिर उसके बाद फिर वापस बम्बई में, जैसा शुरुआती आप तौर पे स्क्रैच से शुरू करते हैं, खूब सारे एड्स किए। सो आई हैव डन टिल नाउ 45 एड्स तो इन कौन पास्ट से साल 5 में आप years। मुंबई पहुंची थी? 2017 अच्छा, जनवरी। 2017 में आप मुंबई चली गई। जी। अच्छा, तो फिर वहां जाने के बाद जैसा कि बहुत सारे किस्से कहानियां एक्टर्स के मिलते हैं कि वो कितने संघर्ष करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ा या फिर पहला ब्रेक कब मिला? तो वो जो ये चीज होती है ना कि ब्रेक मिल जाना, जी। वो उसकी डेफिनेशन मुझे भी समझ, मैं ऐसे उसे अप्लाई करूं मुझे समझ में ही नहीं आता है। अच्छा। ब्रेक तो मुझे यही लगता है, मैं वापस आने के बाद भी थिएटर करती रही बम्बई में। दोहरी जिंदगी करके एक प्ले है जिसे हम लोग कुछ उसके 45 शोज किए हैं उसके हमने आज तक। वो करती रही, थिएटर करती रही। आई डन लॉट्स ऑफ एड्स। और न्याज कहीं ना कहीं मेरी जो शुरुआत है वो बहुत ही छोटे छोटे रोल से हुई है। मेरा पहला जो क्या कहते हैं सो कॉल्ड ब्रेक था, वो तुम्हारी सुलू के अंदर एक छोटा सा सीन है। और मैं तो इस बात से खुश थी कि मुझे विद्या बालन के साथ एक सीन करने को मिल रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद आई मोतीचूर चकनाचूर, जिसके अंदर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की छोटी बहन बनी थी। फिर कहीं ना कहीं लगा कि कमर्शियल फिल्में अभी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही हैं, मुझे कुछ और करना है। और फिर मुझे काफी मजा आने लगा शॉर्ट फिल्म्स करने में। काफी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, एक पैरल सिनेमा जिसको हम कोट अनकोट बोलते हैं, उसके अंदर काम करने का मौका मिला मुझे, जिनमें से एक 12x12 भी थी 2019 के अंदर। 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो भोपाल में शूट हुई थी, देवाशीष मखीजा को जिनने डायरेक्ट किया है। चीपटाका दुम्पा और साइकिल। चीपटाका दुम्पा आपको Z5 पे देखने को मिलेगी। और ये करते करते अब मैं देखती जा रही हूँ पिछले 5-6 सालों के अंदर जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ। हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए वो जो आइडिया आपने कहा ना कि ब्रेक, तो वो समझ में नहीं आया कि ब्रेक कब मिला था, किससे मिला था, किससे वो चीजें बदली थी। सही बात है। हाँ, मैंने रेलवे मैन में भी देखा, आपने नफीसा का कैरेक्टर किया, बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर था। और उसके बारे में मैंने पढ़ा भी कि आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन भी रहा है भोपाल से। मैं हूँ, मेरी पैदाइश नागदा का एक छोटा सा कस्बा है, अब शहर हो गया है MP में, वहां से वहां पे हुई है। मैं हूँ भोपाल से, पढ़ाई लिखाई सब भोपाल से हुई। और जब गैस कांड हुआ था मैं पैदा नहीं हुई थी, पर मेरे पिता वहां थे। तो उन्होंने सुना है, मेरे स्कूल के काफी बैचमेट्स हैं जिनके फैमिली ने वो उस दौरान जब पूरी हुआ था वो उस दौरान थे वहां पे। तो वो कहानियां बहुत क्लोजली जानती हूँ मैं, लोगों की, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और जब रेलवे मैन मेरे पास आया मैं मना नहीं कर पाई, तो मेरे शहर की कहानी और उसके ऊपर से भोपाल में शूट करने को मिल रहा था। और एक और चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो रेलवे मैन बिल्कुल लॉकडाउन के बाद जो पहला प्रोजेक्ट था वो रेलवे मैन मिला था मुझे। और पहले मैं काफी एडमेंट थी कि यार ये तो 35 साल से ऊपर की औरत का क्या कहता रहे रोल बता रहे हैं, कैसे करूं, मेरी तो उम्र वैसी दिखती भी नहीं है। बट नियाज, हमेशा मैंने कभी भी रोल को तवज्जो इसलिए नहीं दी है कि उसकी उम्र ज्यादा या छोटी या कम है। like in past 5 years also I've managed to not to repeat myself। तो मैं कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप होने से बच गई हूँ जी। तो यहाँ मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक दूसरी फिल्म है अपनटनशिया की, जो अभी आई नहीं है, स्टिल इन प्रोग्रेस। देयर आई एम प्लेइंग 26-year-old फुटबॉलर and simultaneously I was playing this 35 plus women in railway men। और बीच में दोनों की डेट्स क्लैश हो गई और मुझे फ्लाई करके भोपाल से गोवा पहुंचना था। अब आप ये समझिए कि वो जो 10 घंटे थे मेरे पास भोपाल से गोवा तक जाने के लिए, उन 10 घंटे के अंदर मेरी उम्र 10 साल कम हो रही थी। तो मैं इसको ऐसे लेके चल रही थी और मुझे लगा कि यही तो करना है मुझे अपनी जिंदगी में,
कि तरह तरह के रोल मिले, कोई भी एक जैसी चीज ना मिले, वरना आपके एक्टर होने का मतलब क्या। एज एन एक्टर आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं नहीं रहना चाहती, मैं भूमिका नहीं रहना चाहती जब मैं कुछ भी पार्ट कर रही हूँ, और इस तरीके से मैं नाम को भी निभा रही आप भूमिका जो अलग अलग भूमिकाओं को निभाती हैं, तो उन भूमिकाओं को अडॉप्ट करने में क्या प्रोसेस होता है आपका? जैसे कि आपने बताया कि उसमें 35 साल महिला का कैरेक्टर किया, फिर सीधे 26 साल 25 साल, तो इन भूमिकाओं को अडॉप्ट कैसे करती हैं आप? क्या प्रोसेस होता है आपका कि उन सब चीज़ों को अपने अंदर डालती हैं? देखिए, अभी तक की जितनी उम्र रही है तब तक तो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से काम करते हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंस से अप्लाई करते हैं चीजों को। पर अगर ऐसी कुछ जैसे रोल्स आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स ढूंढना पड़ता है कि आपकी लाइफ में एक्सटर्नल सोर्स क्या रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 के अंदर एक डिप्लोमा किया था एनएसडी के अंदर, आधांतर है नाम है उस प्ले का, जिसमें मैं एक 68 साल की महिला का पात्र निभा रही थी। अब वो नहीं समझ में आया। सबसे पहले जो डायरेक्टर थे हमारे अनिरुद्ध कुटवर, उन्होंने ये कहा कि पहले तो अपनी तुम चंचलता कम करो, बालों में तेल लगाओ। तो वो एक इनपुट से मुझे समझ में आया कि अगर कोई चीज आपकी पर्सनालिटी के करीब नहीं है, आपको कहीं बाहर एक्सटर्नली अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। के पैर बिल्कुल सीधे। तो मतलब ये अब तो 12/12 24 तारीख को, 24 मई को आ रही है, तो आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि इस मूवी को लेकर के? देखिए, हमारा कहीं ना कहीं एक जो स्थिरता थी वो जाती जा रही है हमारी जिंदगी से। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, चीजों को देखने का नजरिया बहुत बदल गया है। तो 12/12 ऐसी फिल्म है जो आपको थोड़ा ठहराव देगी, और आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उस फिल्म को देखने के लिए। मतलब आप ये देखिए कि आप किसी की जिंदगी का हिस्सा देखने जा रहे हैं, एक ऐसी किताब पढ़ने जा रहे हैं जो आपको 2 घंटे में आपको पूरी, क्या कहते हैं, किताब आपकी खत्म हो जाएगी, आप उससे कुछ हिस्सा लेके जरूर रखेंगे अपने पास। चलिए, तो बिल्कुल बहुत ही प्यार से बनाई हुई फिल्म है, बहुत ही सुंदर दिखती है पर्दे के ऊपर। चलिए, तो 12/12 के बाद आपको, क्योंकि तो मैंने सुना कि फिर आई हसीन दिलरुबा भी आपकी आ रही है, उसमें भी आप कुछ कर रही हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, वो काफी मजेदार कैरेक्टर है जो मैंने अभी तक किया है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना कुछ मजेदार किया है। अच्छा। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, इतने उम्दा कलाकार हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला है जी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलिए, तो ये तो खैर जब आएगी तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है 24 तारीख को 12/12 फिल्म आ रही है, और जैसा कि बताया भूमिका ने कि इस फिल्म में वाकई में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने नहीं देखी। मतलब आपको एक कहीं ना कहीं स्थिरता, जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम आगे जाते हैं, भागते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, और आपको स्थिरता से बैठ करके ये फिल्म देखनी भी पड़ेगी। तो 12/12 मूवी को लेकर के भूमिका ने हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। थैंक यू नियाज, थैंक यू सो मच।